मैं एक हसीन औरत थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 16 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझे एक ऐसी बात बोली थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से यह ख्वाहिश जाहिर करेगा, पर मैं क्या करती। मैं हसीन थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा कि यह बच्चा भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक टिक पाएगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर मैं उसकी बात मान ली कि वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैं बच्चा समझकर इजाजत दी थी उसने तो पूरी रात। मेरी उम्र 28 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से बहुत ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आता था। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और बिना दुपट्टे के लिए काम कर रही थी, जब वह 16 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। नमस्ते करने के बाद उसने कहा, दीदी मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसी मामला तय करना चाहता था कि एक दफा अपनी दुकान दे। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, बल्कि आपकी जरूरत पूरा कर दूंगा। मैं सर से पांव तक उसे देखा करती थी। दिखने में वह काफी बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन सब कामों के लिए तुम्हारी उम्र है। वह मुस्कुराकर कहने लगा, भाभी मेरा 7 साल का तजुर्बा है। मैं 12 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको बताना नहीं पड़ेगा। अपनी इस फैसले पर खुशी होगी। इस बार मैं वाकई हैरान हुई और बच्चा अकेला कैसे ये सब कैसे कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा माता पिता मर चुके हैं? यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था। फिर मैंने ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना आया हूँ। अगर आप मेरा साथ दोगी तो मैं आपकी बहुत काम आऊँगा। आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे बाका ही ऐसे बच्चों की जरूरत थी। ऊपर के कामकाज देता था। फिर दूसरी बात ये थी कि उसके मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा ऑफर आसानी से हो जाता। अगर फिर ख्याल भी आया कि यह वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर वह 16 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी, इसलिए अपना फायदा देखकर मैं मामला पक्का किया। क्योंकि मैं भी अकेली थी, मैं घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी थी। उसका नाम मोहित था और कहने लगा कि भाभी मैं मेरा सामान दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक नहीं है, सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या इतराज हो सकता था, दुकान ही तो थे। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में बायो के सामान की कुछ चीज लाकर डाल दी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दुकान खोल कर काम करता और उसकी दुकान पर बायो का भीड़ लगी थी और रात के वक्त उस दुकान में सो जाता। इतने लोग आ रहे थे, ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कितनी बार मैं दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी है, दुकान किराए पर भी चलेगी। अजीब बात यह थी कि उसने बायो का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थी। कुछ दिन गुजरे तो मैंने मोहित से बातचीत हो गई और मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ ज्यादा खाना बनाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा था। जरूरत में वह दरवाजा खोलकर मोहित से बातचीत कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच में अपनापन
सा लगने लगा था। मैं भी एक तरह से मुझे मोहित का सहारा मिल गया था। मेरे बच्चे नहीं थे और मेरा पति पप्पू को लवुआ लगा हुआ था। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से चलता है। कभी कोई मदद के लिए मोहित पैसे दे जाता था, कभी कोई ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फायदेमंद साबित हुए थे। इसलिए मैंने बहुत मोहित से भी तकल्लुफ था कि वह दुकान छोड़कर ना चले जाए और मेरी लगी बंदी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिससे 16 साल का मासूम बच्चा समझ रही थी, उस बच्चे ने तो कुछ ऐसा किया, मेरी दुनिया ही पलटकर रख दी थी। हम दोनों के बीच कुछ बेहतर हुआ, मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी थी। अब मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो दुकान में ही गुजरता था। मेरा पर कोई नहीं था, 16 साल का ही बच्चा था, बल्कि मोहित के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो मोहित से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से पप्पू की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मोहित ने मुझे देखा तो पूछने लगा, क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो? मैंने उसे बताया कि पप्पू को अस्पताल लेकर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कम समय में मैंने अपने दिल का हाल मोहित के आगे बता दिया था। मेरी बात सुनकर मोहित मुस्कुरा कर कहने लगा, तो दीदी बच्चा कर लो ना, इसमें क्या परेशानी है। मोहित की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। उसे कैसे बताती कि पप्पू बिस्तर पर थे और वह इस काबिल नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। शादी के शुरू के सालों में पप्पू नहीं चाहते थे कि हम बच्चे के झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चों की जरूरत महसूस की तो पप्पू अब इस काबिल नहीं बच्चा पैदा कर सकें। उन्हें अचानक ही लफुआ लग गया था और इसके बाद वह किसी काबिल नहीं रहे। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही पप्पू का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मोहित ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, भाभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना, जल्दी आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मोहित की बात पर मैं मुस्कुरा उठी। इतना हौसला रखना कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक में भी जिसने इतनी उम्र गुजरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। मोहित ने अपने माता पिता को 12 साल की उम्र में ही खो दिया था, और इसके बावजूद भी वह दुनिया के मेले में घूम था। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह पप्पू की भी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा था। मैं किसी भी कम से घर से निकलती तो मोहित ही मेरे पति की खिदमत करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर मोहित हमेशा खामोश हो जाता था। मोहित ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके बाद में मुस्कुरा उठी थी। बच्चा पैदा करना चाहती थी क्योंकि मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन मोहित उसे भला कैसे पूरा कर सकता था। उसकी खुशी के खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई हुई थी, और मुझे अपने अंदर ही तकलीफ महसूस होने शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मोहित ने मुझे पैसे दिए और किसी डॉक्टर को दिखा दो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई, और वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये कैसे मुमकिन था। पप्पू, मैं तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह आखिर में प्रेग्नेंट कैसे हुई थी। मैं थर-थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैं यही बात घर जाकर डरते डरते पप्पू को बताई तो पप्पू मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ
एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर भगवान ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है तो इससे मुस्कुरा कर कबूल कर लो। पप्पू की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई में पप्पू के बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे तो पप्पू की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? मैं भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं पप्पू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। मोहित को भी यह बात पता चल गई तो वो भी बहुत खुशी हुआ था, जैसे उसके घर पर बच्चा होने वाला है। जब दुकान से फ्री होता तो हमारे घर में आता। पप्पू को नहलाने का काम उसने अपने ही जिम में ले लिया था। पप्पू की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वो पप्पू के पास आकर काफी देर तक बैठा रहता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि मोहित के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस, उसकी दुकान ही ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते चली गई और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैं खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। तो ना ही मेरे जैसा था और ना ही पप्पू के जैसा था, बल्कि हैरत की बात थी कि वह हूबहू मोहित के जैसा लग रहा था। अपने बच्चों की शक्ल देखी, फिर मोहित ने कहा कि आप मुझे 14 दिन से आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं कि जो माँ डिलीवरी के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। मोहित की बात पर न सिर्फ मैं चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हो। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों का भी मालूमात थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इम्तिहान नहीं। मैं अपने बच्चों को लेकर घर आए तो जैसे ही मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर मोहित ने मुझे बच्चों के खर्चे के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। मेरे और मेरे घर की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठा रखी थी, बल्कि हमारे लिए तो वह बिल्कुल कर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह मानने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और जैसे ही मेरा बच्चा 7 महीने का हुआ तो मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई, इतनी जल्दी में दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 10 साल होने वाले थे और अब तक एक दफा भी बच्चा नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे को जिम्मेदारी कैसे उठाऊं। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा है और फिर पप्पू की जिम्मेदारी अलग से है। मैं इस परेशानी में थी कि पप्पू ने मुझे समझाया और कहने लगा, जब भगवान की तरफ से हमें खुशखबरी मिल रही है तो इनकार ना करो। और इसलिए जहां पहले बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, दूसरा भी आ जाएगा। मैं सर झुकाकर पप्पू की ओर, हमारी जिम्मेदारी मोहित के कंधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी मोहित के कंधे पर आ जाएगा। और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मशरूफ हो गई कि मुझे पप्पू का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो मोहित ने ही पूरी तरह संभाल लिया। तेजी से गुजर रहा था मेरा और मोहित का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। सारा दिन बच्चे के पीछे पागल होती थी और रात को थककर गहरी नींद में सो जाती। मोहित अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए आ जाएगा और वो उन्हें अपने साथ सुला लेता था। ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है और मुझसे कभी बात की शिकायत नहीं की कि बच्चे उसे तंग करते हैं, उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वो बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी मोहित ने उठाई थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम
उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था। लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल अचानक मोहित बे से भी अजनबी है वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू गिरने लगा। आप मुझे गैर समझती हैं। मैं तो आपको अपना सब कुछ मान लिया। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से प्रेग्नेंट है। आप अपना ख्याल रखिए, खर्चे की फिक्र ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपकी नसीब से मुझे ये सब मिल रहा है। वो हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए वह मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद में पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। सारी दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैं पप्पू को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मैंने तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। अचानक मोहित आ गया और कहने लगा, दीदी इन्हें मुझे दे दो और आप सुकून से सो जाओ। मैं खुशी खुशी बच्चे मोहित को पकड़ा दिए। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास पड़ा कर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करो। मैं दूध का गिलास पकड़ा और मोहित का शुक्रिया अदा किया। बच्चों को लेकर चला गया। मेरे हाथ से दूध का गिलास टूटकर गिर गया और मेरा काम पड़ गया। मैं दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास आए हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठ कर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज पर पप्पू की भी आंख खुल गई। मैं जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया। आपके पति ने मुझे खुद इजाजत दी कि मैं हर रात आपका। फिर मोहित आ गया। फिर मोहित बोलता है कि मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता था और पैसे ले लेता था और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता। घर के हालात की वजह से पप्पू भाई बहुत परेशान थे। किसी तरह परेशानी को खत्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदारी का काम करता हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था जो आपकी इज्जत से खेलना था। मेरी चीख की आवाज पर मोहित भी दौड़ता हुआ आया। उसे देखकर वह आदमी कहने लगा, तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मोहित घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में गालियां देते हुए निकल गया था। नफरत से मोहित से पूछा, ये सब क्या है? तब मोहित ने कहा, आपके पति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सके, इसलिए उन्होंने मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और दूध में नींद की दवा डालकर आप खुद सो जाती और ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी ना किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि पप्पू भाई तो बाप बनने की काबिल ही नहीं रखते। कुछ गलत नहीं किया जो आपके पति ने कहा, मैंने वही किया। मैंने आपको आपके पति की मर्जी से ही भेजा है। मोहित की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो आग बबूला हो गई। फिर नफरत से पप्पू की तरफ देखा। वह नजर चुरा कर गया और फिर खुद ही कहने लगा, मेरी बीवी की वजह से घर के हालात खराब हो गए, औलाद नहीं दे सका, खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था।
इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि मोहित कैसा काम करता है तो मैं खुद ही उससे कहा, यार रात को तुम्हें किसी ना किसी ग्राहक को लाया कर नींद की दवाई लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। किसी ग्राहक को लता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम भी खुश हो गई और हमारे घर के हालात भी बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। पप्पू की बात सुनकर मैं अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और बच्चों के लिए मोहित के साथ उसने मेरी ही साथ सौदा किया है। बेतहाशा रोने लगी थी। जब रोती रोती कुछ शामली तो मैं मोहित के आगे हाथ जोड़ती और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीन अन्य शब्द सारी पढ़ाई हुई मिट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने बायो का हाथ दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने से तुम बायो की मजबूरी का सौदा करते हो। मोहित को फौरन दुकान खाली करने को कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चे झपट लिए। छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे जिनके बात का मुझे नाम तक नहीं मालूम था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था कि मैं किस कदर बेवकूफ निकली जो ये जान नहीं पाए कि ये बच्चे मेरे पति के नहीं है। क्यों दोनों मर्दों के हाथ बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ मोहित नहीं था बल्कि पप्पू भी था, लेकिन मैं क्या करती हूँ। मैं पप्पू के साथ शादी में थी और उनके हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। इसलिए मैंने मजबूरी में उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। मोहित दुकान छोड़कर चला गया। मैं उसी दुकान में कुछ जमा सुधा पैसों से बायो का सामान डाल दिया और खुद का दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे। मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया क्योंकि यह बच्चे हैं। उनका बाप कौन है यह मैं नहीं जानती। अगर मैंने इन्हें अपनी कोख से पैदा किया है इसलिए उनके लिए मेरे दिल से मोहब्बत कम नहीं है। आप लोग बताएं जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही है? क्या मेरे पति को ये हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई भी मर्द अपनी औरत का सौदा करता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के द्वार में किसी भी कम उम्र या जवान लड़की पर भरोसा करना चाहिए? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।